ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज बात बिहार की। चंद महीनों बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के सियासी गलियारों में एक सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है, चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके सिर सजेगा बिहार का ताज। आरजेडी का दावा स्पष्ट है, उनकी ओर से तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन अगर एनडीए ने बाजी मारी तो बिहार के सीएम की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से सस्पेंस गहरा गया है। इस सस्पेंस के पीछे बिहार बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार का बयान है, जिन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद सभी दल मिलकर तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। हालांकि कल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि 2025 में भी फिर से नीतीश ही उनका चेहरा होंगे। लेकिन प्रेम कुमार के बयान के बाद सियासी खेमों में सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि खुद नीतीश कुमार भी मौन हैं। लेकिन इससे इतर दूसरा सस्पेंस भी है। वो सस्पेंस है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में आने के सवाल का। जेडीयू से लेकर बीजेपी के बड़े नेता कह चुके हैं निशांत कुमार को सियासत में आना चाहिए, यह अच्छा कदम होगा। और तो और अब तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि निशांत को आकर जेडीयू को संभालना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने में लगी हुई है, इसीलिए निशांत को आना चाहिए। खास बात यह भी है कि तेजस्वी नीतीश को ओल्ड मॉडल और खटारा कह रहे हैं, लेकिन निशांत उनके लिए दुलारा बने हुए हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। निशांत को जेडीयू का संकट मोचक बता रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या है सियासत, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रयास भी करेंगे कि आखिर आरजेडी निशांत की इतनी तरफदारी में क्यों लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि निशांत की सियासी एंट्री पर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं। क्या वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर परिवार वाले बयान से वो बचना चाहते हैं, जिसके सहारे वो लालू परिवार पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार की सियासत को लेकर खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या करीब जा रहे हैं जेडीयू के कई नेता, जो आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की ओर से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का ये दौर देखिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं। जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। उनका पार्टी के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो जाने से पूछिए। नीतीश कुमार जी को तय करना है आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। ये तो तय है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। ये तो जवाब तेजस्वी जी ही देंगे, क्योंकि तेजस्वी जी तांत्रिक भी शायद पता नहीं उनको। एकदम आना चाहिए, सभी को राजनीति करने का हक है। अगला कमांडर कौन, नीतीश क्यों है मौन, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ चुकी हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी, और इसी वजह से कई नेताओं ने अपनी करीबी बना ली है बीजेपी आला कमान से। मुझे समझ में नहीं आता है। मैथिली में एक कहावत है, अपने नहाइशी बाढ़ दहाई है। मतलब खुद नहाते हो लेकिन घर बह जाता है। अरे तेजस्वी यादव को अपने आरजेडी की सोचना चाहिए भाई। कहाँ जेडीयू बीजेपी की चिंता में आ गए। 11 मार्च को समन होने वाला है, कुछ गलती से इधर ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़ों में पार्टी बटेगी जिसका कोई हिसाब है। घर में ही सब बैठे हुए फन काट के।
तो इसलिए पहले अपनी पार्टी की चिंता करें, जेडीयू और बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को। खैर बीजेपी की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे कम 20 साल पुरानी बीजेपी। अजय आलोक जी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी जब इतनी तारीफ करेंगे पहुंचकर बिहार में नीतीश कुमार के साथ, तो पूछा जाएगा ना। नीतीश जी का तो फिर भी समझ में आता है, अब जेडीयू के नेताओं के इतने कसीदे अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पढ़ रहे हैं तो फिर जहां आग होती है वहीं तो धुआं उठता है। अजय आलोक जी, अब आपको ललन सिंह की तारीफ सुनाई दे गई चित्रा जी, और लाडला मुख्यमंत्री आपको सुनाई नहीं दिया। पंचलाइन तो वो थी ना कि हमारे लाडले सीएम, वो आपको सुनाई नहीं दिया। देखिए बात ये है कि जब कोई काम करने का नहीं होता है ना, तो डिफ्लेक्ट करके मामला को इधर उधर करके गोल मोल दाएं बाएं इधर करके एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश ना होगा। ये लोग नीतीश कुमार को जानते ही नहीं है। नीतीश कुमार इतने आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 का जब रिजल्ट आया था तो नीतीश कुमार तक, क्योंकि मैं उस वक्त जेडीयू में था जी, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। सुशील मोदी और बाकी लोग प्रदेश नेतृत्व आग्रह करते रह गया, नीतीश जी ने साफ मना कर दिया था, हम नहीं बनेंगे, बीजेपी वाले बनाए, हम लोग छोटे दल हैं। नीतीश कुमार को ये लोग समझे नहीं। अभी प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बोला कि मैं कह रहा हूं आपसे, आप बनिए। और यही स्थिति 2023 में थी। नीतीश जी नहीं तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री जी के कहने पे वो नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने पे कोई इशू ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अरे टॉप नेतृत्व पे कोई इशू है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं। नीतीश जी तैयार नहीं थे, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तब वो मुख्यमंत्री बने। बयान का कोई मतलब नहीं। हाँ, नई ही बात निकाल कर ले आ रहे हैं कि नीतीश जी तो सीएम बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल, उनको उनके स्वाभिमान को, आत्म स्वाभिमान को उनको ये सब बात बोल के चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ कोई सीएम का पद का कौन बनेगा नहीं बनेगा। अरे अभी तो पहला कोशिश ये है कि 25 में जब चुनाव होंगे 2025 225 नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब कोई पूरा एनडीए कंचना यादव को दिखाइए टीवी स्क्रीन पर। जीतेगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनने का इशू कहाँ है? ठीक है, मैं आप कंचना यादव से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कंचना यादव की आरजेडी के बीच ही हमने देखा है कि किस तरह का सबसे बड़ा मुकाबला रहता है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जीतती है। इसको लेकर पिछली बार 2020 की सियासत भी हमने देखी थी। कंचना यादव जी, ये जो लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा नीतीश कुमार को, वो आप लोगों को नजर नहीं आया, और अब झगड़ा लगाने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है, ये कहते हुए कि जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब लाडला से ज्यादा बड़ा और क्या ही कह देंगे प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कंचना। नहीं चित्रा जी, लाडला से बड़ा और कुछ कह भी नहीं सकते। और मैं कल से आज कह रही हूँ, उन्होंने, मोदी जी ने जब जब कहा है कि हमसे, हमारे सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं ना, तब तक उनकी विदाई तय है। खट्टर साहब को भी ऐसे ही कहा गया था, हमारे सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं। अगले दिन खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना पड़ा था। लाडला मुख्यमंत्री बोला गया नीतीश जी को, अगले दिन सातों मंत्री जो है वो बीजेपी से दिए। लाडला मुख्यमंत्री की एक भी अपने पार्टी से मंत्री नहीं मिला, उन्हीं की सीट खाली थी, बीजेपी कोटे की ही सीट खाली थी, तो कहां से लेकर आते जेडीयू को? नहीं, बीजेपी कोटे से सीट कैसे खाली थी, ये कोटा कैसे तय करते हैं ये लोग, कोटा कैसे खाली थी। और दूसरी बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना चित्रा जी, टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोग वालों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो चाहे महाराष्ट्र में गए शिवसेना हो, या चाहे एनसीपी हो, या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए, शिवसेना के भी टुकड़े टुकड़े किए, एनसीपी के भी टुकड़े टुकड़े किए। अब नंबर है जदयू के टुकड़े टुकड़े करने के। तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारतीय जनता पार्टी ये टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे नीतीश कुमार जी की पार्टी का। इसीलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जी अपने पार्टी का कमान नहीं संभाले ना, तो पूरी तरह से जदयू में टॉप से लेकर जेडीयू में आप क्यों परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं कंचना यादव जी? अब आरजेडी का तो समझ में आता है, लेकिन जेडीयू में आपको क्यों लगता है निशांत जी इस उम्र में अगर आकर वो कमान संभाले? आज तक तो वो राजनीति में कभी आए नहीं, और हम लोगों ने भी सिर्फ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के अलावा कभी भी उनको नहीं देखा है। एक दो बयान उनके जरूर सामने आते रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बाद कोई योग्य नेता नहीं है जो पार्टी को संभाल सके? देखिए चित्रा जी, ये आपसे भी नहीं छुपा है, बीजेपी से नहीं, किसी से भी नहीं। कई गुटों में बट रहा है जदयू। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, जदयू को मर्ज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी जी कह रहे हो लेगेसी उनकी तभी बढ़ेगी जो शरद यादव जी शुरुआत किए थे, जब तक कि निशांत कुमार जी उसको संभालेंगे नहीं। जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है?
हमें क्यों चिंता होगी? हम तो बस कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सामने वाला निगल जाता है, सामने वाला विषैला है, सामने वाला अपने आपकी पार्टी को इतने टुकड़े में करेगा कि आप जीवन भर समेट नहीं पाएंगे निशांत कुमार जी। इसलिए समय है कि आप अपने पार्टी की कमान संभाल लीजिए। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। पहले इस पर जवाब। वो कह रहे हैं कि विशाली पार्टी हैं आप लोग, और साथ ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन जिन नेताओं की तारीफ हो वो फिर नेपथ्य में चले गए। अब देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कंचना जी को कि जितनी परिवारवादी पार्टी है कंचना जी, अपने आप टूट टूट के बिखर रही हैं और लोग फायदा ले रहे हैं। याद दिलाऊं, देखिए आपके जो समधी साहब हैं समाजवादी पार्टी, टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। टूटी कि नहीं टूटी, बिखर गए। उसके बाद महाराष्ट्र चलिए, शिवसेना टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। एनसीपी टूट गई, हम तो नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाभी छोड़ के भाग गई, टूट गई, हम तो नहीं थे। और चलिए, और परिवारवादी पार्टियों का बिखरने का टूटना शुरू हो रहा है। अभी टीएमसी में सुन रही है ना आवाज कि मेरी पार्टी में दादा कोई नहीं है, दीदी बोलती है, और उधर बोलती है मेरा गला भी काट दो तभी ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगा। अपना सोचिए जनाबे आली, 11 मार्च के बाद क्या होगा? कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी? कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगी कि हम ही ने तोड़ दिया। अरे गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की। तो अपना देखिए पहले ढंग से। और एमआईएम के विधायकों को तो आपने भी तोड़कर मिला लिया था ना, तो आप लोग भी तो कम नहीं है कंचना यादव जी। अब बीजेपी को आप लोग जितना भी आरोपित कर लें, बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है। तो कोई किसी से कमतर तो नहीं दिखना चाहता है ना। अगर कोई इस मैदान में छलांग नहीं लगाए हो तो समझ में आता है सभी एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं। रह रहकर खबरें भी सामने आती हैं। और आप लोगों ने तो एमआईएम को बिल्कुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी पहली बार। आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ? हमने क्या किया चित्रा जी? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना हमारे पास पैसा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ना विधायकों को खरीदते हैं और ले जाकर कहीं पर फार्म हाउस बुक करके वहां पर रखते हैं, फिर पूरे सिक्योरिटी में लेकर आकर सरकार बनाते हैं। और ना हम किसी के पार्टी का सिंबल छीन कर किसी के देते हैं। हमारे पास यह भी तो ताकत नहीं है। और एमआईएम के जो विधायक थे वो खुद हमारे पास आए थे कि हम आरजेडी से जुड़ना है, 4 जीते थे, 4 आकर जुड़ गए। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है ना कि हम छापा भी पड़वा दें, हम फ्रीज भी करवा दे अकाउंट, हम उनको धमकी भी दे दें। हम ये सब काम नहीं करते। हमारे पास कोई चल कर आया, यानी कि एमआईएम के जिन विधायकों ने असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ा, उन्होंने लालू यादव को चूज किया था, स्वतः मन से ये भावना आई थी। अभिषेक झा जी, क्या जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की ओर से? कितनी चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को हमारी पार्टी? अगर इतनी चिंता ये लोग अपनी पार्टी की करते कि ईश्वर करे कि लालू प्रसाद यादव जी की उम्र लंबी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन उनके बाद पार्टी का क्या होगा, पॉलिटिकल कुनबा किस तरह बिखरेगा, अंतर्द्वंद किस तरह का, अगर इसके बारे में चिंता कर रहे होते कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है, तो शायद अच्छा और बढ़िया होता। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी और वंशवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आगे भी पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। अब समझना यह है ना कि हमेशा चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी रहते हैं। इनको चिंता है कि चुनाव के बाद क्या होगा। कम से कम आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद नीतीश जी को सीएम बीजेपी नहीं रखना चाहती है। मान लीजिए इनका आरोप ही है एक तरह का, ये तो मान लिया ना कि ये नहीं जीत रहे हैं, तो पहली जीत तो हमारी वही हो गई है कि इन लोगों ने मान लिया कि वह एनडीए कुनबा जीत रहा है। अब दूसरा सवाल ये हमसे पूछते हैं या हमको बताते हैं कि नीतीश जी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे भाई, किस चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री जी ने किसी की कृपा पर आज तक राजनीति नहीं की है, किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की कृपा पर राजनीति नहीं की है। जनता की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, समन्वय मिलता है, मार्गदर्शन जनता का रहता है, और तब नीतीश जी जनता की सेवा के लिए जाते हैं और कहते हैं कि सारा बिहार हमारा परिवार। ये नहीं कि बेटा बेटी जितने भी लोग परिवार के हैं उनको कैसे हम राजनीति में सेटल कर दिए, ये सब प्राथमिकता नीतीश जी की नहीं रही है, और ये नीतीश जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर साबित किया है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं कि संजय जायसवाल जी ने ये कह दिया, सम्राट जी ने ये कह दिया। अरे सब कुछ तय हो चुका है भाई। हमारा गठबंधन समन्वय का गठबंधन है, और कंचना जी को या आरजेडी के लोगों को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। 7 मंत्री शपथ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, चूंकि विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा है तो हमारा समन्वय उनके साथ अच्छा है। भाई, मुख्यमंत्री जी ने सबको कैबिनेट में स्थान दिया, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी खुश, हम भी खुश, पूरा जो हमारा इंडिया अलायंस है वो खुश है, पूरी बिहार प्रदेश की जनता हर जगह ही खुश रहते कोई हैं। सबसे आप बेचैन और नाराज अगर खुश रहते हैं, आप बीजेपी के साथ भी खुश रहते हैं।
अब नीतीश जी की तो ये अपनी अलग योग्यता है ही, उससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। आप इधर भी खुश हैं, आप उधर भी खुश हैं। निशांत जी क्या राजनीति में आने चाहिए? अजय आलोक भी कहेंगे बिल्कुल उनको बुलाइए, बहुत अच्छा होगा। कंचना यादव जी भी सेम बोलेंगी कि बिल्कुल अच्छा होगा। तो जेडीयू की, नीतीश कुमार की तो राजनीति ही अपनी अलग है, सबको खुश करके रखते हैं। चित्रा जी क्या करें, मुंह लटका लें? मुंह तो उनका लटकता है जिसको छोड़कर आप लोग चले जाते हैं। हाँ, खुशी बांटने वाले लोग हैं। बोले तो उनसे पूछिए ना, हम खुश रहते हैं कि नहीं रहते? आपने कहा कि आप खुश हैं, हम खुश रहते हैं। हमेशा खुशहाली हम चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में रहें, लूट खसोट करें तब खुश रहें। ये हमारी प्राथमिकता में नहीं शामिल है। हमारी प्राथमिकता में बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास का एजेंडा। ठीक है, और भी कई सवाल हैं जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब आप लोगों को बताना पड़ेगा 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार अगर बीच के 1.5 साल को छोड़ दें तो लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद बिहार पिछड़ों की कतार में क्यों शामिल होता है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। तेजस्वी यादव की ओर से कई आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन नीरज मिश्रा जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी, मेरा सीधा सा ये सवाल है, देखिए जब भी बिहार की बात होगी और 2020 में चूंकि हम लोगों ने लगातार कवरेज की थी और खुद आरजेडी की ओर से भी माना गया था कि कांग्रेस अगर परफॉर्म कर पाती अच्छा तो फिर आरजेडी अपनी सरकार वहां पर बनवा लेती। अब आप लोग अपने आप को मजबूत करने की बजाय बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी, जेडीयू उनकी तरफ चले जाएंगे। जेडीयू के नेता की तारीफ क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस पर पार्टियां क्यों लगी हुई हैं विरोधी दल की? चित्रा जी, मैथिली में एक कहावत और है, आलोक भाई को बता देते हैं, जो भाजपा के लिए एकदम सटीक बैठती है कि भाजपा के तब पाजर में दांत छे। इसका मतलब है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं उसको साइड से ही काट लेते हैं। और ये तो हमने पूरे देश में देखा है कि जहां जहां इन लोगों ने जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, आज वो पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश में ये एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बहरहाल जो भी अभी स्थिति है उसमें तो ये चीज स्पष्ट दिखती है कि आज जेडीयू के पास लीडरशिप का क्राइसिस हो रहा है। नीतीश जी का जैसा भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो आज कंपैरिजन करने के लिए मकबूल नहीं दिखता है, क्योंकि 17 साल के मुख्यमंत्री और 17 महीने की जब हम लोगों की सरकार इनके साथ चल रही थी तो उसके अंदर जो मॉडल्स रहे उसके ऊपर चर्चा करनी होगी। आज हमें बिहार की जनता को ये बताना तो होगा ना कि पिछले 17 साल के अंदर जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस थी उससे बिहार को मिला क्या। आप पटना जैसे शहर में चले जाइए, आपको लगेगा कि हो सकता है शायद ये 50 साल पुराना पटना जैसा था वो वैसा ही है। आपको ना तो कोई नई इमारत दिखेगी, ना कोई नई सड़क दिखेगी। यहाँ तक कि चित्रा जी सीवेज का इतना प्रॉब्लम है पटना जैसे शहर के अंदर, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस जो है उसके ऊपर तो इन लोगों ने कभी काम किया नहीं। इस बात के ऊपर हम लोग को ये भी समझाना होगा कि आज चुनाव के दौरान, जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि 8 महीने में चुनाव है, ये कैसे एक वो मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड हमारे साथ हैं। हाँ नीरज, देखिए ना, वो कैसे मखाना डेवलपमेंट बोर्ड की बात हुई, कैसे इनके जो महिला नेत्री हैं वो आजकल साड़ियां, मधुबनी प्रिंट की साड़ियां पहनती हैं मैसेजिंग के लिए। लेकिन उस सिर्फ मैसेजिंग से तो चित्रा जी काम नहीं होगा। ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन है वो पिछले 17 साल में कैसे फेल रहा है, इसका जवाब तो जेडीयू भाजपा को देना होगा। और बिहार की जनता आज ये कहती है कि हम लोग जब बिहार से बाहर जाकर हर प्रदेश को चौमुखी विकास के लिए अग्रसर करते हैं हमारी लीडरशिप में, लेकिन हमारा ही जो प्रदेश है वो क्यों पीछे रह जाता है, इसका जवाब तो नीतीश जी को देना होगा। और उनकी पार्टी की लीडरशिप अब आगे किसके हाथ में जाएगी वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये बात तो सच है, आज जेडीयू भी असमंजस में है कि अगर वो बीजेपी के साथ से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, आप लोग अभी से ही क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लीडरशिप किसके हाथ में? भैया अभी नीतीश कुमार हैं और मजबूती से अपनी पार्टी पर उनका पूरा होल्ड है, और नीतीश कुमार इस देश की सियासत के एकमात्र वो चेहरा है जिसको विपक्षी दल उतना ही कोसते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ सत्ता में आते हैं उतने ही उनके चरण भी पूछते हैं। इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री उनको लाडला बता रहे हैं तो एक वक्त पर हम सब ने ये, अभी लालू यादव का हाल में बयान आया था कि नीतीश जी आना चाहेंगे तो दिल खोलकर हम उनका स्वागत करेंगे। तो नीतीश की जरूरत तो सबको है ना, और नीतीश जी उसके हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। नीरज मिश्रा जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भविष्य में आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो है वो सियासत से अलग होंगे या उनकी जगह कोई उत्तराधिकारी उनका घोषित होना चाहिए? अभी नीतीश कुमार हैं और मजबूती से पार्टी पर होल्ड है उनका। चित्रा जी, धुआं तो वहीं होता है जहां आग होती है। ये बात तो जेडीयू के अंदर से चल रही है ना। आप कभी संजय झा जी के नेतृत्व की बात करते हैं, कभी ललन सिंह के नेतृत्व की बात करते हैं, कभी अशोक चौधरी के नेतृत्व की बात करते हैं।
और आज निशांत कुमार के नेतृत्व की बात हो रही है, तो वो तो धुआं वही है जहां आग है। और मुख्यमंत्री जी को लाडला कहने की तो वजह आपको मालूम है, ये 240 वाली भाजपा है। अगर यही 300 पार वाली भाजपा होती तो नीतीश कुमार लाडले को ही होते। फिर तो नीतीश कुमार को पलटू राम और किस तरीके से ये लोग बोलते थे, फिर तो ये उस भाषा पर चले जाते। आज लाडला बोलने की वजह ये है कि जो लोकसभा में इनके नंबर्स हैं, वो जो क्रच पर, वो जो बैसाखी पर जो सरकार चल रही है, उसका सबसे मजबूत पिलर तो नीतीश जी है। तो उनको तो लाडला से भी आगे जाकर अगर कोई उनको कहना होगा तो प्रधानमंत्री जी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है आज तो वो पटना के रास्ते से ही बनी है। अभिषेक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप सबका जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार जी, अब बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व को 2020 में एलजेपीआर ने नकार दिया था, लेकिन चिराग जी भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव मैदान में जा रहे हैं और लीडरशिप को लेकर बार बार नीतीश कुमार के क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है। धीरेन्द्र जी, आपको भी लगता है कि लीडरशिप में परिवर्तन होगा जेडीयू में आगे आने वाले वक्त में? चित्रा जी, एनडीए का जिलों का सम्मेलन चल रहा है। 31 जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष घूम घूम कर एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं के सामने कहा है कि 2025 225 फिर से नीतीश। ये नारा तो आम हो गया है, ये तो हमारे पार्टी का दिया हुआ नारा है। और ये मुख्यमंत्री के चेहरा पर अब सवाल कहाँ है? हम तो बिहार के 13 करोड़ लोगों के चेहरा पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चेहरे 2005 के पहले से हंसी गायब हो गई थी, जो असमंजस में जी रहे थे। और ये लाडले मुख्यमंत्री पर तंज कस रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाडले क्यों नहीं हो सकते हैं? बिहार ही वो पहला राज्य है जहां अब पंचायतों में 50% आरक्षण मिला हमारी लाडली बहनों को। साइकिल से स्कूल जाना प्रारंभ किया, शिक्षा का स्तर में इतना उठाव आया है। और तब ऐसे भाई को जो मुख्यमंत्री ने सुविधा दिया है, अगर उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाडला शब्द कहा है तो ये पच नहीं रहा है। और आरोप भी कौन लगा रहे हैं? जिनका खुद परिवार आरोपी है और सजा याफ्ता है, उनके आरोप पर क्या जवाब देना? और कांग्रेस पार्टी, इससे ज्यादा मैं दोषी मानता हूं कांग्रेस। कांग्रेस ने भी इस हाल को करने में कोई कोर कसर नहीं किया था। आज बिहार में जो भी 90 से लेकर 2005 तक हुआ है, पूरा का पूरा इनका सहभागिता आधा से आधा कांग्रेस का रहा है। तो ये लोग दोनों तो एक सिक्का के दो पहलू है, बल्कि एक सिक्का नहीं कहेंगे, दोनों खोटे सिक्के के एक ही पहलू है। और इनको बिहार के लोग तो खूब अच्छे से जान रहे हैं, या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको। और हम बता रहे हैं कि अप्रासंगिक लालू प्रसाद जी, चित्रा जी हो चुके हैं तेजस्वी जी के लिए, क्योंकि उनके पोस्टर में उनका चेहरा हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग नहीं उनको भूलेंगे, जो बिहार को जिस धकेला है गर्त में। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के किए कारनामों को जन जन तक पहुंचाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी बताते हैं कि जिस तरह से बिहार को पीछे कर दिया, पर कैपिटा इनकम को अभी हम लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने में जितना परिश्रम करना पड़ रहा है, अरे कब तक परिश्रम करते रहेंगे धीरेन्द्र कुमार जी? 2005 से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी के छोटे से कार्यकाल को हटा दे तो, और वो भी उन्हीं की पार्टी के थे। पार्टी तो वही रही है ना। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी एक पार्टी के पास रही है तो बताइए कौन सी पार्टी रही है वो? नीतीश कुमार ही रहे हैं या उनकी पार्टी से जीतन राम मांझी रहे हैं? बाकी तो कोई नहीं बना ना। अब बीजेपी आरजेडी के लोग खुश होते रहे डिप्टी सीएम बन के, लेकिन नीतीश चेहरा रहे हैं। और उसके बावजूद अगर पिछले 20-25 सालों में आप उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं तो पलट कर पूछा जाएगा ना, कितने और साल चाहिए आप लोगों को? प्रगतिशील है बिहार, आप इसको देख रही हैं। और आप भी पटना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले से ही आपको बिहार का अनुभव रहा है। आप बताइए कि जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना, 2 एम्स बना, इतने वंदे भारत चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कितने तरह के नई सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे है। बिहार के लिए तो जो सपने में गड्ढे में लोग चलने के आदी थे, आज फर्राटे से दौड़ रहे हैं। लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही है, अच्छा इलाज हो रहा है और लोग इतने अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी कुंभ में जाने के लिए इतना व्यवस्था किया सरकार ने, तो ये सब कोई साधारण चीज है क्या? वो भी दौर था कि लोग धर्म के लिए जाना मुनासिब नहीं समझते थे कि सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल का हाल रहा था बिहार में। आज बिहार शांति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है। और पांडव की तरह मुट्ठी बना हुआ है बिहार में। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और बिहार भी राष्ट्रीय मानक पर बाकी राज्यों के साथ मिलकर चलेगा। बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि बहुत फेविकोल का मजबूत जोड़ है और बिहार में कोई तोड़ नहीं सकता है।
सर पिछले 20 सालों से तो मैं ही बिहार की सियासत देख रही हूं, कब कौन किसके पाले में चला जाए और कब कौन पलटी मार ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेता एक दूसरे के खिलाफ जितना जहर उगलते हैं और थोड़ी दिन के बाद किस तरह से बदल जाते हैं। बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा इस चीज के रंग निकलकर सामने आए हैं। लेकिन आपने जो आरोप लगाया है, मैं फौरन आ रही हूं अजय आलोक जी, कंचना यादव जी से जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं इस पर। जंगल राज की याद बार बार दिलाई जाती है, ये कहते हुए कि देखिए जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो घरों से निकलना कितना मुश्किल था। महिलाओं का तो छोड़िए, पुरुषों को भी घर के लोग कहते थे कि शाम 7 बजे तक घर वापस लौट आना। और अब देखिए रात रात भर तक लड़कियां वहां पर आराम से जाती हैं, साइकिल से स्कूल जाती हैं, किसी भी तरह का भय नहीं है। भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया है। कंचना जी देखिए चित्रा जी, अभी मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी से जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रही थी। मतलब ये बोल रहे हैं जंगल राज, इनसे पूछिए कि इनके नेता को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था, जिसकी सरकार आती थी उसके साथ चले जाते थे। और 1990 के बाद ये भी तो हमारे साथ थे, 1996 से 98 हमारे साथ थे, इस बार 2004 में हमारे साथ है। सर जब हमारे साथ आते थे आप लोग, सुन लीजिए, जब हमारे साथ आते थे आप लोग, सत्ता की मलाई लेते थे आप लोग, तब आपको जंगल राज नहीं दिखाई देता था। लेकिन आप आज एनडीए के साथ हो तो लालू जी के कार्यकाल को आपको जंगल राज दिखाई देता है। आज पटना में चले जाइए, यहाँ के किसी भी सिटी में चले जाइए, हर रोज मर्डर होता है, हर रोज लड़कियों का रेप होता है, 200 गोलियां चलती है आसमान पे। लेकिन जंगल राज किसी को नहीं दिखाई देगा, मंगल राज दिखाई देगा। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या 75 साल में जब से देश आजाद हुआ है सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही है क्या? 15 साल की सरकार में न पहले का हिसाब मानते हो, न बिहार को नहीं जाने देंगे। लालू प्रसाद जी आपके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी पार्टी के द्वारा, आपकी पार्टी ने जो बिहार और बिहारियों के साथ में कुकृत्य किया है, बिहार को पीछे किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपका एमवाई का मतलब सिर्फ मेरा होता है, सिर्फ लालू का परिवार बढ़ा है, बिहार नहीं बढ़ा। सत्ता में रहकर कुर्सी से समझौता करने माई समीकरण में आपने ढोंग किया है। माई का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं है, आपका माई का मतलब मेरा है, आपका माई का मतलब मेरा है, एमवाई नहीं है। मुस्लिम सफर किया बिहार में, आपने अल्पसंख्यकों को भी ठगा है। हमारे पार्टी का एमवाई का मतलब एक करके बात रखेंगे तभी समझ में आएगा ना, दोनों लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा सर। हाँ मैं तो बस मैंने जो रिसर्च निकलवाई हुई है, मैं तो एक दूसरे के लिए जो बयान आप लोगों की ओर से दिए गए थे वही देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि राजनीति का चरित्र बिहार का कैसा है। लेकिन वो कह रहे हैं जब सत्ता की मलाई आप लोग खा रहे थे उस पर भी जवाब दे दीजिए धीरेन्द्र कुमार जी, तब तो साथ ही में थे ना, आज आपको जंगल राज दिखाई देता है। धीरेन्द्र जी मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे नेता वहाँ भी रहे हैं, ठीक है यहाँ भी रहे हैं, लेकिन एक बताइए कि हमारे पार्टी और हमारे नेता पर किसी तरह का कोई आरोप है क्या? ये एमवाई का नारा देकर के सत्ता में आए मुस्लिम और यादव, लेकिन यहाँ पर ये अंग्रेजी समझते हैं। एमवाई का मतलब माई बोलते हैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा साला। बिहार को तो इस गर्त में लेके गए, इन्होंने अल्पसंख्यकों को भी ठगा है। आज मेरा एमवाई है लोजपा का, जिसमें महिला युवा है। चिराग पासवान को युद्ध लेकर आए थे क्या? चिराग पासवान को सम्मान दिया, न अपने यादवों को भी सम्मान नहीं दिया। आपका माई का मतलब चलिए ठीक है, ये ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंचना जी की पार्टी नीतीश कुमार के साथ रही है, एलजेपीआर के साथ रही है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं। एलजेपीआर ने 2020 में खूब कोसा था नीतीश कुमार को, अब 2025 में नारा दिया है, 25 में फिर से नीतीश कुमार। तो यही तो बिहार की सियासत है ना, जिसको समझना बड़ा गूढ़ काम है भाई, जिसको भी समझना होगा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अजय आलोक जी, लेकिन बीजेपी की भी सियासत अपनी तरफ से रही है ना। देखिए महाराष्ट्र के ही अगर एग्जाम्पल लें, वहां पर मुख्यमंत्री कौन था, किसके नेतृत्व में आप लोग चुनावी मैदान में गए और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए बीजेपी के नेता। तो अगर खुलकर जेडीयू के नेता भले ही टीवी कैमरे पर आकर अभिषेक झा जी नहीं कहे, लेकिन मन में डर तो रहता ही है बीजेपी की सियासत को लेकर। भाई आप लोग ताकतवर हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। जिसके पास ताकत होती है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। देखिए ताकत तो हमारे पास 2020 में भी थी, ताकत हमारे पास 2023 में भी थी। ऐसा नहीं कि ताकत सहूलियत के साथ। महाराष्ट्र में भी जब एकनाथ शिंदे छोड़ के आए थे तब भी ताकत हमारे पास थी, तब भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने। ताकत का इशू नहीं है, इशू अंडरस्टैंडिंग की है जो हमारे बीच में बहुत अच्छी है। मैं आंकड़ों पे 2-3 बात बस बोलूंगा। चित्रा जी, बिहार कहाँ से कहाँ आया है, दर्शकों को जानना जरूरी है। हम पाताल से निकले थे 2005 में, पाताल से। क्यों बोलता हूँ पाताल से निकले थे? क्योंकि 2005-06 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 8,223 थी और राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम थी 25,600 रुपए। 8,223, 25,600।
आज हमारी नेशनल इनकम, बिहार की नेशनल इनकम है 66,000, 66,828 और नेशनल इनकम है 172, 1,72,000 पर कैपिटल। मतलब कि राष्ट्रीय इनकम पिछले 20 साल में 7 गुने बढ़ी और बिहार की इनकम, पर कैपिटल इनकम 8 गुने बढ़ी। इसका मतलब पूरे देश से ज्यादा छलांग, तरक्की की छलांग बिहार ने लगाई है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि हम पाताल से निकले हैं, तो पाताल से जब निकलेंगे तो पहले धरती पे पहुंचेंगे और तब आसमान पे पिलर बनना शुरू होगा। इसलिए जो कहते हैं बिहार बहुत पिछड़ा रह गया, तो ये जान जाइए कि बिहार के आगे बढ़ने की गति सबसे तेज है। और वो इसलिए हो सका क्योंकि यहाँ पर 2000 पिछले 10 साल में 8 साल डबल इंजन की सरकार रही है। ये इसी में हुआ है लगातार। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ और मैं तू मैं की डिबेट में ही नहीं पढ़ रहा हूँ। सबको वो जाइए आंकड़े देखिए कि बिहार 8 गुने प्रगति किया है, देश ने 7 गुना प्रगति किया है। आज अगर 2 डबल इंजन है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, डबल एम्स आ रहा है, 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में, अकेला स्टेट जिसका 40 जिला और 40 मेडिकल कॉलेज। कोई किसी स्टेट में ये डेवलप है उपलब्धि? जरा बता दे मुझे। हवा में आ गया ये सब। 24,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी आरजेडी हमारे लिए, आज 3 लाख करोड़ का बजट। कितने गुना? फिर से 12 गुना। कैसे हुआ ये? ठीक है, ये विजन से होता है, ये काम करने की इच्छा से होता है। नीतीश कुमार ने दिखाया और एनडीए ने दिखाया है। हाँ। और नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है बिहार के लिए। 15 में हमारे खिलाफ रह के भी जब उन्होंने घोषणा किया था 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। इस पिछले बजट में बिहार को पैकेज मिला, फिर से 60,000 करोड़ का पैकेज मिला। लगातार बिहार को पुश किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जब तक बिहार मजबूत नहीं होगा, देश के बराबर नहीं आएगा, देश की आर्थिक प्रगति $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती है। ये सच्चाई है। बाया कंधा मजबूत होगा ना तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता। आपकी सारी बातें सही है अजय आलोक जी, लेकिन जब हम बिहार के मजदूरों को ना सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में सबसे ज्यादा जाते हुए देखते हैं तो पलटकर खुद से सवाल पूछते हैं कि बिहार का ये हाल कैसा है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जब बाढ़ पीड़ितों की स्थिति देखते हैं ना, और लाखों रुपए का घर ढह जाता है और 6-6 हजार रुपए उनकी जेब में जाता है, तो फिर हम बिहार के लोगों का चेहरा देखते हैं कि उनको ऐसी जिंदगी क्यों मैसर है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा, लेकिन नीरज मिश्रा जी को जरा आप दिखाइए। नीरज मिश्रा जी, देखिए बीजेपी के पास तो बड़े सारे रोल मॉडल स्टेट हैं और वो दावा करती है कि गुजरात को यहां पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश को यहां पर पहुंचा दिया, देखिए कितना पैसा कमा लिया। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लगातार उसके नेताओं की ओर से दिया जाता है। नीरज मिश्रा जी, आज ही की खबर है, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मंदिरों के पैसे पर अब सुक्खू सरकार की नजर है और अपनी 2 योजना के लिए पैसे मांग रहे हैं, जिस पर आप लोगों को विरोधी दल घेर रहे हैं। आप समझ रहे हैं नीरज मिश्रा जी, वायदों का पहाड़ खड़े कर देते हैं ताकि सरकार में आ जाए, पैसा कहां से आएगा? और उसको लेकर वो सोच भी, वो दूरदर्शिता भी नजर नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सुक्खू सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कभी सैलरी देने के लिए, कभी अपनी योजनाओं के लिए, कभी कुछ के लिए। कैसे आप बिहार की जनता को समझाएंगे? कोई तो रोल मॉडल स्टेट हो आप लोगों के पास, क्या हम ऐसा बना देंगे बिहार को? चित्रा जी, मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल पर आने से पहले आप हमारी फिस्कल प्रूडेंस को समझिए। जब कर्नाटका के अंदर हमने ये कल्याणकारी सारी नीतियां निकाली जिसके लिए सब लोग कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, इसी पिछले महीने की 10 तारीख को एक इन्वेस्टर समिट किया हमने कर्नाटका में। आज तक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट, जिसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयूज हुए। और ये यूपी वाला इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था कि कोई फर्जी कंपनी आई और उसने एमओयू किया और बाद में उस कंपनी का पता भी नहीं चला। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वर्ल्ड बैंक, मतलब जितने बड़े आपके पास नाम है कॉर्पोरेट के दुनिया के, उनको हमने कर्नाटका में लाकर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया। अब आ जाते हैं हिमाचल में। हिमाचल की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है चित्रा जी? एबीपी न्यूज ने और आपने लगातार उन फ्लैश फ्लड्स को कवर किया था, जिसकी वजह से वो जो प्राकृतिक आपदा आई, और केंद्र सरकार की एजेंसी ने जब वहां जाकर ऑडिट किया तो उसमें निकल कर आया कि केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए, मतलब $1 बिलियन जो है वो एनडीआरएफ के फंड से आपको देना चाहिए। हम लोगों ने बार बार गुहार लगाई, बार बार प्रधानमंत्री जी को सुक्खू जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप कम से कम, क्योंकि आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हिमाचल की जनता ने भी तो आपको वोट दिया था चुनाव में, तो आप कम से कम वो जो 8,000 करोड़ रुपए हैं आप उसको कम से कम छोड़ दो, निकासी के लिए चालू कर देते। सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री से कब मुलाकात की है पैसे को लेकर कि दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता का ये बुरा हाल है, हमें पैसे चाहिए? कब मुलाकात की है इसको लेकर? चित्रा जी, हर मंच पर, जिस भी मंच पर इस बात को उठाना होता है, सुक्खू साहब इस बात को उठाते हैं और लगातार उन लोगों का पत्राचार चल रहा है। इसी में एक बार हम लोगों को ऐसा लगा कि एक उम्मीद की किरण जगी थी
जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कहा लोकसभा में कि हम 200 करोड़ रुपए भेजेंगे, लेकिन वो 8,000 करोड़ रुपए जो आज हिमाचल की जनता का पैसा है, जो वहां की डेवलपमेंट के लिए आपको दोबारा जरूरत है, वो पैसा प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों रोक कर बैठे हैं। इस बात का जवाब तो हिमाचल की जनता इनसे पूछ रही है कि ये जो द्वेष की राजनीति है, केंद्र पैसे नहीं दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। है। ठीक है, जल्दी से मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से बिहार पर आएंगे। वो कह रहे हैं केंद्र अपने डबल इंजन सरकार को तो पैसा भेज देती है, जहां पर विरोधी दलों की सरकारें पैसा नहीं देते हैं आप लोग। देखिए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है जो नीरज जी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। अभी लोकसभा में डायरेक्टली निर्मला सीतारमण ने साफ साफ केंद्रीय लोकसभा खड़गे जी के सामने, राहुल गांधी के सामने बोला 43% पैसा किस राज्य में नहीं गया, जवाब दो। तो किसी के मुंह से जवाब नहीं छूटा। हर पैसा जाता है, जाते है कि चूसने की आदत हो गई है ना। अभी कर्नाटका के बारे में बोल रहे थे, क्या ये सच नहीं है कि हमारे कर्नाटका छोड़ने के बाद आज तक कर्नाटका के एफडीआई में सबसे ज्यादा कमी आई है? क्या ये सच नहीं है कि कर्नाटका का जीएसडीपी 5% घट गया, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है? कैसे हुआ ये? क्या ये सच नहीं है कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा हाउस में कि इतनी घोषणाओं के बाद हमें लगता है कि हम और कुछ काम कर नहीं पाएंगे जितनी हम घोषणा कर गए? क्या ये सच नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पब्लिकली सबके सामने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहा कि घोषणा ऐसे मत करो कि बाद में पब्लिक के सामने मुंह नहीं दिखा पाए? टॉयलेट सीट पे ये सेस लगाते हैं हिमाचल में, टॉयलेट सीट पे। और हद तो ये हो गई है, ये देखिए कि इनको पैसे भी मांगने हैं तो 35 मंदिर जो कि सरकार के ट्रस्ट में है उनको अपील नहीं की है, उनको ऑर्डर जारी किया है। मंदिर के कमिश्नरों को ऑर्डर जारी किया गया कि पैसे दीजिए, सुख विश्रय योजना में लगाने। योजना बहुत अच्छी है, आपके पैसे कहाँ गए साहब? और पैसे मांगने के लिए सिर्फ मंदिर दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखता है। वक्फ बोर्ड पे एकदम विरोध में खड़े हो जाते हैं तुरंत कि वक्फ की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, वक्फ का ये नहीं करना चाहिए, वक्फ पे नियम नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन पैसे लेने के लिए मंदिर दिख गए इनको। ये मानसिकता देखिए, ये मानसिकता कितनी विकृत। चले ठीक है, एक बार फिर से बिहार हम लौट कर आते हैं। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र के साथ मिलकर दोनों की ही जिम्मेदारी है हिमाचल की बेहतरी के लिए काम करे। बिहार में वापस लौट आते हैं। लास्ट में बोलिए मैं लास्ट लाइन बोले खत्म। कांग्रेस का फुल फॉर्म अब हो गया है C फॉर कांग्रेस, O फॉर ऑब्नॉक्शियस मतलब विकृत, N फॉर नेपोटिस्ट मतलब परिवारवादी, G फॉर गैंडीज, गांधी गैंडीज ओरिजिनल टाइटल है, R फॉर रियल, और S स्क्वीजिंग द स्टेट। स्टेट को बिल्कुल आम की तरह चूस लेती हैं ये लोग। ये इस तरह के नेपोटिस्ट गांधी और ऑब्नॉक्शियस है ये इनकी पॉलिसी। जिस स्टेट को जाएंगे चूस कर खोखला बना देते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौट कर आती हूं सर, याद रखिएगा नीरज जी। ठीक है, मैं लौट कर आती हूं। एक सेकंड सर, बिहार पर लौट कर आते हैं। बिहार की आज दूसरी बड़ी खबर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर है। सर, हम अब लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। निशांत का रोल क्या होगा, मैं एक बार अभिषेक झा से पूछ लेती हूँ। कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, भारत जलाओ पार्टी के बारे में तो बात कर लेते हैं ना, कि अब तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर आ गए कि देश के अंदर कैसे ये धर्म को, कैसे ये जातियों को लड़ाते हैं, और उसके ऊपर बात करने लगेंगे। तो ये बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, इसके बारे में तो बात करना छोड़ ही दीजिए। ये तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में बिल लाएंगे कि मंदिर के 10% की आय सरकार को जानी चाहिए। क्यों? उसका जो ड्यू है, ये सही है क्या? जो लॉजिकल ड्यू है, सही है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, समस्याएं खत्म हो जाएगी। और हिमाचल की जनता ने सुक्खू जी के अंदर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास आपको दोबारा दिखा देंगे, क्योंकि हिमाचल की जनता ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ द्वेष की राजनीति करते हैं। उनको तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, उनको ये बिल्कुल नहीं पड़ी। और इन्हीं के चट्टे बट्टे ये लोग हैं बाकी के। चले ठीक है, लौट कर आते हैं एक बार फिर से बिहार। ठीक है सर, तू मैमे की राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कार्यक्रम के आखिरी उसमें हम लोग जा रहे हैं, इस वजह से सीधे आपके पास आते हुए और जेडीयू से ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभिषेक झा जी, निशांत कुमार क्या राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं और क्या होगा रोल उनका? पहले 10 सेकंड में मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं। मैं उसी वक्त उंगली उठा रहा था। मुझे नहीं पता इनका पैतृक घर कहां या बिहार ये कितना आते हैं। क्या फालतू बात कर दी इन्होंने कि 20 वर्षों में कोई बिहार आएगा, पटना आएगा, उसको कोई डेवलपमेंट या कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। चित्रा जी, आप भी इतने वर्षों से बिहार आती रही हैं। आज मरीन ड्राइव की तर्ज पर जेपी गंगा पथ देख लीजिए, बिहार की सड़कें देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए। अब जब लोग बिहार आते हैं तो कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये हमारा बिहार, हमारा पटना है, एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह लगता है। तो इनको पहले बिहार आकर देखना चाहिए, तब झूठे दावे करने चाहिए। दूसरा, आपने निशांत जी को लेकर सवाल पूछा। देखिए, भविष्य के गरण में एंटिसिपेटेड चीजों को लेकर सवाल नहीं हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति यह है कि निशांत जी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है। फ्यूचर में वो आते हैं, नहीं आते, उनकी इच्छा क्या है, नहीं है, क्या रोल होगा, नहीं होगा,
ये सब तो भविष्य के गर्भ आजकल थोड़ा थोड़ा राजनीतिक बयान दे रहे हैं ना, के हिसाब से कह रहे हैं कि कहीं आने वाले तो नहीं है। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आए पार्टी बचाएं, तो क्या बीजेपी खत्म कर देगी जेडीयू को? आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं चित्रा जी, और हम लोग बिहार से हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक खासियत है कि पॉलिटिकल बयान देने के लिए या अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बताने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ के लोग अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चौक चौराहे पर चले जाइए, कहीं बैठ जाइए, 4 लोग बैठेंगे, सबसे कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स। और निशांत जी के तो पिताजी सक्रिय राजनीति में है, उनके घर में लोग रहे, तो लोगों को मालूम है भाई। उन्होंने अपना पॉलिटिकल व्यू आपसे साझा किया, लोगों ने सवाल पूछा तो अपनी बातें उन्होंने कही। एक आम नागरिक की तरह बहुत बेचैनी है कि निशांत जी जल्दी से ज्वाइन कर लें जेडीयू के नेता। क्या है वजह इसके पीछे कंचना जी? अरे ये नहीं, हम बस सतर्क कर रहे हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, हम उनसे सतर्क कर रहे हैं और जदयू को कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, उनसे दोस्ती करिए उनसे, मगर आहिस्ता आहिस्ता, और ख्याल में रखिए हो सके पीछे से। अरे क्या दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता? वो 2005 से सरकार में है, उसके पहले नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री। आज थोड़ी ना उनका नया नया रिश्ता बना है, उनका रिश्ता तो बहुत पुराना है कंचना यादव जी। हाँ नहीं चित्रा जी, रिश्ता बहुत पुराना है और रिश्ते की हकीकत यह भी है कि आरएसएस और बीजेपी ने जब लालू जी को नहीं हरा पाई तो ओबीसी में फूट डाली, नीतीश जी को चेहरा बनाई, फ्रंट पर लेकर आई और उनको बैक की पीछे से। और हकीकत यह भी है नीतीश जी आरएसएस की और बीजेपी के गले में वो हड्डी हो गए हैं जिसको बीजेपी फिलहाल ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, और कह रही है चेहरा तो भी फिलहाल यही होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बाद देखा जाएगा। अरे आप कई बार समझ में नहीं आता है। आरजेडी के नेताओं का नीतीश जी की तारीफ भी करते हैं, खूब उतनी आलोचना भी करते हैं। लालू जी कहते हैं आ जाइए हमारे साथ सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बनिए। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प है बिहार की पॉलिटिक्स। लेकिन इन सब के बीच आगे कौन सी राह तय की जाएगी निशांत कुमार की? क्या जेडीयू में एंट्री होगी? अगर होती है नीतीश कुमार की बेटी की, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? बार बार नीतीश कुमार की राजनीति को क्यों ऐसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब खत्म होने जा रही है और पार्टी में फूट पड़ेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आगे आने वाले वक्त में अब किस तरह के जवाब निकलकर सामने आते हैं, एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।